जय हिंद। विजयनगर किंगडम के बारे में हम बात कर रहे थे और इससे पिछले सेशंस में हमने बात की थी विजयनगर किंगडम की डायनेस्टीज़ के बारे में। आज के सेशन में सबसे पहले हम बात करेंगे एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ विजयनगर किंगडम के बारे में। इसके बाद हम बात करेंगे विजयनगर किंगडम की आर्मी और मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन के बारे में। फिर हम पढ़ेंगे विजयनगर किंगडम की इकोनॉमी के बारे में। इसके बाद हम बात करेंगे सोशल लाइफ ऑफ विजयनगर किंगडम के बारे में। और फाइनली हम पढ़ेंगे विजयनगर किंगडम के कल्चरल कॉन्ट्रीब्यूशंस के बारे में। इन सभी चीज़ों के बारे में आज हम पढ़ेंगे, बातचीत करेंगे। देखो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ विजयनगर किंगडम के बारे में। ये जो विजयनगर किंगडम है, इनका रूल लगभग 350 साल तक देखने को मिला। और जब कोई किंगडम लगभग 350 साल तक रूल करता है तो बट ऑब्वियस सी बात है कि उनका जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो वेल ऑर्गेनाइज्ड होगा, उनका जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो वेल डेवलप्ड होगा। तो ये जो विजयनगर किंगडम है, इनका एडमिनिस्ट्रेशन भी बड़ा तगड़ा ऑर्गेनाइज्ड हुआ करता था, बड़ा वेल डेवलप्ड हुआ करता था। ये जो विजयनगर किंगडम है, इसमें एब्सोल्यूट अथॉरिटी कौन होता था? इसमें एब्सोल्यूट अथॉरिटी किंग होता था। और किंग को क्या बुलाया जाता था? किंग को राय बुलाया जाता था। फॉर एग्जाम्पल कृष्णदेव राय, तो किंग को राय बुलाया जाता था। और ये जो राय होता था ये एब्सोल्यूट अथॉरिटी होता था इन एग्जीक्यूटिव मैटर्स, इन जुडिशियल मैटर्स, इन लेजिस्लेटिव मैटर्स। ये जो राय होता था, ये जो किंग होता था, ही वॉज ऑल्सो हाइएस्ट कोर्ट ऑफ अपील। ये जो विजयनगर किंगडम है, इसमें हार्श पनिशमेंट्स दिए जाते थे। ये जो राय होता था, ये जो किंग होता था, इसको असिस्ट करने के लिए काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स भी देखने को मिलते थे। ये जो विजयनगर किंगडम देखने को मिला, इसमें जब बात सक्सेशन की होती थी तो जो सक्सेशन होता था वो मोस्टली प्रिंसिपल ऑफ हेरिडेटरी पर बेस्ड हुआ करता था। बेसिकली बाप का बेटा ही राजा बनता था। लेकिन ये जो हेरिडेटरी प्रिंसिपल है, ये हमेशा अप्लाई होता हुआ दिखाई नहीं देता है। मोस्टली अप्लाई होता है लेकिन हमेशा अप्लाई होता हुआ दिखाई नहीं देता है। और हमेशा अप्लाई होता हुआ दिखाई नहीं देता है, इसीलिए 4 डायनेस्टीज ये जो विजयनगर किंगडम है इसमें देखने को मिली। जो किंगडम हुआ करता था उसको अलग अलग एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स में डिवाइड किया जाता था। जो किंगडम होता था उसको मंडलम में डिवाइड किया जाता था। और ये जो मंडलम हुआ करते थे, ये किसके अंडर होते थे? ये मंडलेश्वर या नायक के अंडर होते थे। मंडलम किसके अंडर होते थे? मंडलेश्वर या नायक के अंडर होते थे। ये जो मंडलम हुआ करते थे, इनके नीचे नाडूज देखने को मिलते थे। नाडूज का मतलब डिस्ट्रिक्ट्स देखने को मिलते थे। ये जो नाडूज होते थे, इनके नीचे स्थल्स देखने को मिलते थे। स्थल्स का मतलब ब्लॉक देखने को मिलते थे। और सबसे नीचे जो बेसिक यूनिट हुआ करती थी वो ग्राम हुआ करती थी। तो ये जो विजयनगर किंगडम देखने को मिलता था, इसको अलग अलग एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स में डिवाइड किया जाता था। सबसे ऊपर मंडलम देखने को मिलते थे। ये जो मंडलम होते थे ये किसके अंडर होते थे? ये मंडलेश्वर या नायक के अंडर होते थे। ये जो मंडलम होते थे, इनके नीचे नाडूज देखने को मिलते थे, डिस्ट्रिक्ट्स देखने को मिलते थे। ये जो नाडूज होते थे, इनके नीचे स्थल देखने को मिलते थे, ब्लॉक देखने को मिलते थे। और सबसे नीचे जो सबसे बेसिक यूनिट हुआ करती थी उसको ग्राम बुलाया जाता था। ये जो नायक शिप होती थी ये भी हेरिडेटरी होती थी। ये जो नायक शिप होती थी ये भी हेरिडेटरी होती थी। हालांकि लोकल अथॉरिटीज को एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड पूरी पावर दी जाती थी। जो विजयनगर किंगडम के रूलर्स हुआ करते थे वो लोकल अथॉरिटीज को एडमिनिस्ट्रेशन के लिए पूरी पावर्स दिया करते थे। हालांकि चोला एडमिनिस्ट्रेशन से अगर कंपेयर करें तो ये जो विजयनगर किंगडम का एडमिनिस्ट्रेशन है, इसके दौरान जो विलेज सेल्फ एडमिनिस्ट्रेशन है वो कमज़ोर होती हुई दिखाई देती है। लैंड रेवेन्यू कलेक्ट किया जाता था और ये जो लैंड रेवेन्यू कलेक्ट किया जाता था ये यूजुअली फिक्स होता था। यूजुअली 1/6 ऑफ द प्रोड्यूस जो है उसको कलेक्ट किया जाता था लैंड रेवेन्यू के तौर पे। इजी और सिंपल सी बात है। देखो इसमें 2-3 इंपॉर्टेंट चीज़ें। एक तो किंग को क्या बुलाया जाता था? राय बुलाया जाता था। दूसरा, ये जो किंगडम है इसको अलग अलग एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स में डिवाइड किया जाता था। जैसे सबसे ऊपर मंडलम देखने को मिलते थे जो कि अंडर होते थे मंडलेश्वर के या नायक के। मंडलम के नीचे नाडूज देखने को मिलते थे जिनको डिस्ट्रिक्ट बुलाया जा सकता है। नाडूज के नीचे स्थल्स देखने को मिलते थे जिनको ब्लॉक बुलाया जा सकता है। और सबसे नीचे जो बेसिक यूनिट देखने को मिलती थी वो ग्राम हुआ करती थी। लैंड रेवेन्यू कलेक्ट किया जाता था, लेकिन लैंड रेवेन्यू जनरली फिक्स्ड होता था। 1/6 ऑफ द प्रोड्यूस जो है वो लैंड रेवेन्यू के तौर पर कलेक्ट किया जाता था। चोला एडमिनिस्ट्रेशन से अगर कंपेयर करें
तो ये जो विजयनगर किंगडम का एडमिनिस्ट्रेशन है, इसके दौरान जो विलेज सेल्फ एडमिनिस्ट्रेशन है वो कमज़ोर होती हुई दिखाई देगी। अगर बात करें विजयनगर किंगडम की आर्मी और मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन के बारे में, तो ये जो विजयनगर किंगडम है ये कॉन्स्टेंटली बहामनी सल्तनत के साथ में कॉन्फ्लिक्ट में रहेंगे और बहामनी सल्तनत के साथ में इनका ये जो लंबा चौड़ा कॉन्फ्लिक्ट चलेगा। इसके लिए ज़रूरी था कि आर्मी बड़ी मजबूत हो, इसके लिए ज़रूरी था कि मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन बड़ी मजबूत हो। तो ये जो विजयनगर किंगडम है इसके अंदर वेल ऑर्गेनाइज्ड और एफिशिएंट आर्मी देखने को मिलती थी। इनफैक्ट अपनी आर्मी को मजबूत करने के लिए हाई ब्रीड के हॉर्सेस जो हैं उनको इंपोर्ट किया जाता था अरेबिया से और गल्फ कंट्रीज से। हॉर्सेस को जो है वो इंपोर्ट किया जाता था। मलाबार का जो पोर्ट हुआ करता था वो सेंटर ऑफ ट्रेड होता था। ये जो विजयनगर किंगडम है इसमें एक बड़ा ही यूनिक एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम देखने को मिलता था जिसको अमर नायक सिस्टम बुलाया जाता है। अमर नायक सिस्टम जो है वो विजयनगर किंगडम में देखने को मिलता था। ये जो अमर नायक सिस्टम है इसमें क्या होता था, जो टॉप ग्रेड के आर्मी ऑफिसर्स हुआ करते थे उनको नायक बुलाया जाता था या उनको पॉलीगार्ड्स बुलाया जाता था। ये इंपॉर्टेंट है, जो टॉप ग्रेड के आर्मी ऑफिसर्स हुआ करते थे उनको नायक बुलाया जाता था या उनको पॉलीगार्ड्स बुलाया जाता था। और ये जो पॉलीगार्ड्स हुआ करते थे इनको सैलरी नहीं दी जाती थी, इनको सैलरी की जगह पे लैंड दे दी जाती थी ग्रांट के तौर पे। ये जो लैंड ग्रांट के तौर पे दी जाती थी इसको अमरम बुलाया जाता था। क्या बुलाया जाता था? इसको अमरम बुलाया जाता था। और ये जो अमरम, ये जो लैंड ग्रांट की जाती थी इन पॉलीगार्ड्स को, इस पूरे लैंड को मेंटेन करने का काम किसका होता था? पॉलीगार्ड्स का होता था। इस लैंड पे से टैक्स कलेक्ट करने का काम किसका होता था? पॉलीगार्ड्स का होता था। इस लैंड पे लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने का काम किसका होता था? पॉलीगार्ड्स का होता था। और ये जो पॉलीगार्ड्स हैं टैक्स कलेक्ट करते थे, सारे कामकाज करते थे और राय के लिए, किंग के लिए एक आर्मी मेंटेन करते थे। जब भी किंग को ज़रूरत होगी तो ये जो पॉलीगार्ड्स हैं ये आर्मी सप्लाई किया करते थे। और रिस्पेक्ट के तौर पे ये जो पॉलीगार्ड्स हैं ये राजा को एनुअल ट्रिब्यूट भी पे किया करते थे। ये जो नायक होता था ये फोर्ट्स का भी कमांडर होता था। उस रीजन में जो भी फोर्ट्स होते थे उनका कमांडर भी कौन होता था? नायक होता था। तो ये जो विजयनगर किंगडम है इसमें एक बड़ा ही यूनिक एडमिनिस्ट्रेटिव टूल देखने को मिलता है जिसको अमर नायक सिस्टम बुलाया जाता है। होता क्या था इसमें? जो टॉप ग्रेड के आर्मी ऑफिसर्स हुआ करते थे उनको नायक बुलाया जाता था या उनको पॉलीगार्ड्स बुलाया जाता था। और ये जो पॉलीगार्ड्स हुआ करते थे इनको लैंड ग्रांट के तौर पे दी जाती थी। ये जो लैंड ग्रांट के तौर पे दी जाती थी इसको अमरम बुलाया जाता था। बेहद सिंपल सी बात है, होपफुली स्ट्रक्चर आपके दिमाग में सेट हो रहा होगा। अच्छा, नायक या फिर पॉलीगार्ड्स को तो लैंड दे दी जाती थी ग्रांट के तौर पे। जो अदर सोल्जर्स हुआ करते थे उनको पेमेंट कैश में की जाती थी। ये जो विजयनगर किंगडम हुआ करता था इसमें फायर आर्म्स का भी यूज देखने को मिलता है, जैसे राइफल्स का यूज देखने को मिलता है, पिस्टल्स का यूज देखने को मिलता है, कैनन्स का यूज देखने को मिलता है। तो ये जो विजयनगर किंगडम है दे वर फेमिलियर विद द यूज ऑफ फायर आर्म्स। इनफैक्ट ये जो विजयनगर किंगडम के रूलर्स हैं इन्होंने टर्किश एक्सपर्ट्स और पोर्चुगीज एक्सपर्ट्स को एम्प्लॉय किया अपने सोल्जर्स को लेटेस्ट वेपनरी में ट्रेन करने के लिए। तो ये जो विजयनगर स्टेट है ये बड़ा हेविली इन्वेस्ट करेगी अपनी आर्मी में, अपनी मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन में। और समझ में भी आता है बिकॉज इनका कांस्टेंट कॉन्फ्लिक्ट देखने को मिलेगा बहामनी सल्तनत के साथ में, अपने नेबरिंग किंगडम्स के साथ में। होपफुली मोटे मोटे तौर पर ये चीज़ें आपके दिमाग में सेट हुई होंगी। हम आगे बढ़ें उससे पहले वीडियो पर लाइक के बटन को दबा दो। लाइक दबाना ज़रूरी है बिकॉज यूट्यूब ऐसे ही फंक्शन करता है। जब आप वीडियो पर लाइक के बटन को दबाते हो तो यूट्यूब वीडियो को कंसिडर करता है और थोड़ा सा पुश कर देता है। तो लाइक का बटन दबा दो, शेयर कर दो अपने सोशल मीडिया हैंडल्स पर, व्हाट्सएप वगैरह पे अपने फ्रेंड्स को। जो भी लोग इसमें इंटरेस्टेड है, इससे रिलेटेड पढ़ाई कर रहे हैं, उनको शेयर कर दो। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फॉर श्योर चैनल को सब्सक्राइब कर लो। और अगर आप केपेबल हो, हेल्प करना चाहते हो तो आप हमें हेल्प कर सकते हो बाय क्लिकिंग ऑन द ज्वाइन बटन, या फिर आप कंट्रीब्यूट भी कर सकते हो QR कोड को स्कैन करके। अच्छा, विजयनगर किंगडम का एडमिनिस्ट्रेशन किस तरीके का दिखाई देता था, आर्मी और मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन किस तरीके का दिखाई देता था, वो होपफुली आपको समझ में आएगा। अब बात आती है सोसाइटी के बारे में। विजयनगर किंगडम में एक बड़ी फेमस इंसान देखने को मिले जिनका नाम था अल्सनी पेडना। ये जो अल्सनी पेडना है ये किसके कोर्ट में देखने को मिलते थे? प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। ये जो अल्सनी पेडना है इन्होंने मनु चरित्रम को लिखा और मनु चरित्रम के अंदर
अल्सनी पेडना जो है वो 4 कास्ट के बारे में बात करते हैं, बताते हैं कि ये जो विजयनगर की सोसाइटी हुआ करती थी इसमें 4 कास्ट देखने को मिलती थी। कौन कौन सी? वही 4, ब्राह्मण्स, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। विच मीन्स कि ये जो विजयनगर सोसाइटी थी इसमें कास्ट डिवीजन देखने को मिलता था, इसमें 4 कास्ट देखने को मिलती थी। एक फॉरेन ट्रेवलर आए डोमिंगो, और ये जो डोमिंगो हैं ये बात करते हैं अबाउट द ब्यूटीफुल हाउसेस ऑफ रिच पीपल इन द विजयनगर सोसाइटी। बेसिकली ये जो डोमिंगो हैं ये बताते हैं कि ये जो विजयनगर किंगडम हुआ करता था ये रिच हुआ करता था, ये प्रॉस्परस हुआ करता था। एक और ट्रेवलर आए निकोलो कॉन्टी, और ये जो निकोलो कॉन्टी हैं ये बात करते हैं अबाउट द प्रेवलेंस ऑफ स्लेवरी। ये जो विजयनगर किंगडम है इसमें स्लेवरी देखने को मिलती थी, इसकी जानकारी कहाँ से मिलती है? निकोलो कॉन्टी के टेक्स्ट से या उनके मेंशन से हमें ये जानकारी मिलती है। ये जो विजयनगर सोसाइटी है इसमें सिल्क और कॉटन क्लोथ्स को मेनली यूज किया जाता था। सिल्क और कॉटन क्लोथ्स को मेनली ड्रेसेस के तौर पे यूज किया जाता था। संगम रूलर्स की अगर बात करें विजयनगर किंगडम में जो संगम डायनेस्टी देखने को मिली, संगम रूलर्स की अगर बात करें तो वो जो संगम रूलर्स हैं वो शैवियाइट्स हुआ करते थे, वो भगवान शिव के भक्त हुआ करते थे। और विरूपक्ष जो हैं वो मेन डीटी हुआ करते थे। विरूपक्ष जो हैं वो भगवान शिव का ही एक अवतार हैं। ये जो विरूपक्ष हैं ये मेन डीटी हुआ करते थे, ये इंपॉर्टेंट है। संगम रूलर्स जो हैं वो मेनली शैवियाइट्स हुआ करते थे, लेकिन जो बाकी और डायनेस्टीज देखने को मिली, बाकी और जो 3 डायनेस्टीज देखने को मिली उसके जो रूलर्स हुआ करते थे वो वैष्णवाइट्स हुआ करते थे। ध्यान देना, संगम रूलर्स जो हैं वो शैवियाइट्स हुआ करते थे और इनके मेन डीटी कौन होते थे? विरूपक्ष हुआ करते थे। जो अदर डायनेस्टीज देखने को मिली उनके जो रूलर्स हुआ करते थे वो वैष्णवाइट्स हुआ करते थे। लेकिन हाँ, एक जनरल प्रिंसिपल जरूर देखने को मिलता है। ये जो विजयनगर किंगडम है इसमें जितने भी रूलर्स देखने को मिले वो सभी टॉलरेंट रूलर्स हुआ करते थे। दे वर टॉलरेंट टुवर्ड्स अदर रिलीजन्स। बरबोसा ने अपने टेक्स्ट में मेंशन किया है कि रिलीजियस फ्रीडम जो है वो सभी को दिया जाता था इस विजयनगर किंगडम में, इस विजयनगर की सोसाइटी में। इनफैक्ट हमने पढ़ा हुआ है देवराय सेकंड ने अपनी आर्मी में मुस्लिम्स को एम्प्लॉय किया था और विजयनगर किंगडम में ऐसा करने वाले पहले रूलर थे देवराय सेकंड। और मुस्लिम्स जो हैं वो आमतौर पे एडमिनिस्ट्रेशन में भी देखने को मिलते थे। ये क्या दिखाता है कि जो विजयनगर किंगडम के रूलर्स थे वो टॉलरेंट थे टुवर्ड्स अदर रिलीजन्स। विमेन की पोजीशन की अगर बात करें तो विमेन की जो पोजीशन है वो बहुत ज़्यादा इम्प्रूव नहीं होगी इस सोसाइटी में। हाँ, कुछ पढ़ी लिखी विमेन्स देखने को मिलती हैं, लेकिन इन जनरल विमेन की जो पोजीशन है वो खराब देखने को मिलती थी सोसाइटी में। सहगमन या सती, सती को ऑनर किया जाता था। सहगमन या फिर सती को ऑनर किया जाता था, इसका मतलब क्या है कि सती जो है उसको प्रैक्टिस किया जाता था इस विजयनगर सोसाइटी में। देवदासी सिस्टम भी देखने को मिलता था। रॉयल फैमिलीज के अंदर पॉलीगैमी भी आम तौर पर देखने को मिलती थी इस विजयनगर सोसाइटी में। मोटे मोटे तौर पर अगर बात करें तो 4 कास्ट देखने को मिलती थी, स्लेवरी देखने को मिलती थी। संगम रूलर्स जो हैं वो मेनली शैवियाइट्स हुआ करते थे। इनके मेन डीटी कौन होते थे? विरूपक्ष होते थे। जो अदर डायनेस्टीज के रूलर्स हुए वो वैष्णवाइट्स होते थे, लेकिन जो रूलर्स थे वो टॉलरेंट थे टुवर्ड्स अदर रिलीजन्स। विमेंस की पोजीशन बहुत ज़्यादा इंप्रूव होगी नहीं, सती देखने को मिलती थी, देवदासी सिस्टम देखने को मिलता था। अगर इकोनॉमी की बात करें तो ये जो विजयनगर किंगडम है इट वॉज वन ऑफ द वेल्दीएस्ट किंगडम ऑफ द वर्ल्ड। अपने टाइम का वन ऑफ द वेल्दीएस्ट किंगडम हुआ करता था विजयनगर किंगडम। ये जो विजयनगर किंगडम है इसमें एग्रीकल्चर जो है वो मेन ऑक्यूपेशन हुआ करता था और एग्रीकल्चर को बढ़ावा देने के लिए बहुत सारे इरिगेशन वर्क्स किए गए। एग्रीकल्चर को बढ़ावा देने के लिए नए नए टैंक्स बनवाए गए, एग्रीकल्चर को बढ़ावा देने के लिए डैम्स बनवाए गए। इन सभी चीज़ों के बारे में ऑलरेडी हमने पढ़ा हुआ है। ये जो विजयनगर किंगडम है इसमें खूब सारी इंडस्ट्रीज देखने को मिलती थी और ये जो इंडस्ट्रीज हुआ करती थी ये गिल्ड्स में ऑर्गेनाइज हुआ करती थी। गिल्ड्स या फिर ये कहें कि एसोसिएशंस में ऑर्गेनाइज हुआ करती थी। मेटल वर्कर्स देखने को मिलते थे, क्राफ्ट्समैन देखने को मिलते थे, डायमंड माइंस देखने को मिलती थी। कुरनूल और अनंतपुर आंध्र प्रदेश में डायमंड माइंस देखने को मिलती थी। ये जो विजयनगर है ये ट्रेड का बड़ा तगड़ा सेंटर हुआ करता था। इनफैक्ट ईरान से एक ट्रेवलर आए अब्दुल रजाक, और अब्दुल रजाक ने बताया है कि विजयनगर किंगडम के अंदर 3 अलग अलग तरीके के कॉइन्स को यूज़ किया जाता था। और ये इंपॉर्टेंट है, कौन कौन से 3 अलग अलग तरीके के कॉइन्स को यूज़ किया जाता था। एक वराह हुआ करता था। वराह जो है
वो चीफ गोल्ड कॉइन हुआ करता था, मेन गोल्ड कॉइन हुआ करता था वरा। वरा के अलावा दिनार हुआ करता था और दिनार के अलावा फनम हुआ करता था, और फनम जो है वो सबसे पॉपुलर कॉइन हुआ करता था। विजयनगर किंगडम में 3 अलग अलग तरीके के कॉइन्स देखने को मिलते थे। ये जानकारी कौन देता है? ये जानकारी अब्दुल रज्जाक देता है। और कौन कौन से 3 अलग अलग तरीके के कॉइन्स देखने को मिलते थे? एक वरहा देखने को मिलता था, वरहा जो है वो मेन गोल्ड कॉइन हुआ करता था। दूसरा दिनार देखने को मिलता था और तीसरा फनम देखने को मिलता था, और फनम जो है वो सबसे पॉपुलर कॉइन हुआ करता था। मलाबार कोस्ट के ऊपर बहुत सारे सीपोर्ट्स देखने को मिलते थे, और ये जो सीपोर्ट्स हैं इनके थ्रू खूब सारे आइटम्स को एक्सपोर्ट और इंपोर्ट किया जाता था। ऐसे आइटम्स जिनको एक्सपोर्ट किया जाता था मेनली वो कौन से थे? कॉटन और सिल्क के क्लोथ्स को एक्सपोर्ट किया जाता था, स्पाइसेस को एक्सपोर्ट किया जाता था, राइस को एक्सपोर्ट किया जाता था, आयरन को एक्सपोर्ट किया जाता था, सॉल्ट पिटरे को एक्सपोर्ट किया जाता था, शुगर को एक्सपोर्ट किया जाता था। और वो आइटम्स जिनको मेनली इंपोर्ट किया जाता था वो कौन से थे? हॉर्सेस को इंपोर्ट किया जाता था, पर्ल्स को इंपोर्ट किया जाता था, कॉपर को इंपोर्ट किया जाता था, कोरल को इंपोर्ट किया जाता था, मरकरी को इंपोर्ट किया जाता था, चाइना सिल्क को इंपोर्ट किया जाता था, और वेलवेट क्लोथ्स को इंपोर्ट किया जाता था। ये जो विजयनगर किंगडम का टाइम पीरियड है, इस टाइम पीरियड के दौरान शिप बिल्डिंग का भी आर्ट देखने को मिलता है। अब इसमें जो एक मेन इंपॉर्टेंट चीज़ है वो क्या है कि एग्रीकल्चर जो है वो मेन ऑक्यूपेशन हुआ करता था, और दूसरी जो मेन इंपॉर्टेंट चीज़ है कि 3 अलग अलग तरीके के कॉइन्स देखने को मिलते थे। कौन कौन से? वरहा, दिनार और फनम। अगर बात करें कल्चरल कंट्रीब्यूशन के बारे में, तो ये जो विजयनगर किंगडम है इसका एक जो सिग्निफिकेंट कल्चरल कंट्रीब्यूशन है वो क्या है? टेम्पल बिल्डिंग एक्टिविटी जो है वो मोमेंटम गेन करेगी। टेम्पल बिल्डिंग एक्टिविटी जो है वो सिग्निफिकेंटली देखने को मिलेगी इस विजयनगर किंगडम के टाइम पीरियड के दौरान। और जो विजयनगर आर्किटेक्चर है उसके चीफ कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हुआ करते थे? एक तो टॉल राया गोपुराम्स देखने को मिलते थे। जो गेटवेज हुआ करते थे, जो गोपुराम्स हुआ करते थे वो लंबे चौड़े हुआ करते थे। कल्याण मंडप देखने को मिलते थे। टेम्पल में जो मंडप होता है, जो प्रेयर हॉल होता है एक तरीके से, वो लंबा चौड़ा देखने को मिलता था, और उसके अंदर कार्व्ड पिलर्स देखने को मिलते थे। और ये जो पिलर्स देखने को मिलते थे इनके ऊपर हॉर्स को कॉमन मोटिव के तौर पर यूज किया जाता था, हॉर्स को कॉमन डिजाइन के तौर पर यूज किया जाता था। विजयनगर स्टाइल में जो सबसे इंपॉर्टेंट टेम्पल्स बनाए गए वो ज़्यादातर हम्पी के रूइंस में देखने को मिलते हैं, और हम्पी के बारे में आपको पता होगा, हम्पी जो है वो यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। तो हम्पी के रूइंस में विजयनगर स्टाइल के कई सारे इंपॉर्टेंट टेम्पल्स देखने को मिलते हैं, जैसे विट्ठल स्वामी टेम्पल है, जैसे हजारा रामा स्वामी टेम्पल है, कांचीपुरम में एक वरदराज टेम्पल है, एक एकम प्रनाथ टेम्पल है। तो ये जो टेम्पल्स हैं ये एग्जाम्पल हैं विजयनगर स्टाइल के। कृष्णदेव राय और उनकी क्वींस की मेटल इमेजेस देखने को मिलती हैं तिरुपति में, और ये एग्जाम्पल हैं मेटल कास्टिंग का। इस पीरियड के दौरान संस्कृत, तेलुगु, कन्नड़ और तमिल जो है वो खूब फ्लरिश करेंगे। स्पेशली संस्कृत और तेलुगु जो है वो खूब फ्लरिश करेंगे। जो पीक ऑफ लिटरेरी वर्क देखने को मिलेगा वो कृष्णदेव राय के अंडर देखने को मिलेगा। कृष्णदेव राय खुद बड़े अच्छे ऑथर हुआ करते थे, बड़े सक्सेसफुल ऑथर हुआ करते थे। इन्हीं के कोर्ट में अलसनी पेडना देखने को मिलते थे। इन्होंने खूब सारा कामकाज किया था लिटरेचर में, इन्होंने खूब सारा कामकाज किया था आर्किटेक्चर में। और ये जो विजयनगर किंगडम है, इस विजयनगर किंगडम में ये जो छोटी छोटी चीज़ें की गई, खासकर ये जो हम्पी के रूइंस हैं, ये अपने आप में बेहद इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। अच्छा, ये जो विजयनगर किंगडम है, इस किंगडम के अंदर कुछ की टर्म्स देखने को मिलते थे। ये जो की टर्म्स हैं इनके मीनिंग क्या है उनको फटाफट से देख लेते हैं। एक टर्म देखने को मिलता है प्रधानी। प्रधानी यूज किया जाता था प्राइम मिनिस्टर के लिए। प्राइम मिनिस्टर को क्या बुलाया जाता था? प्रधानी बुलाया जाता था। रायसनी, रायसनी बेसिकली रिकॉर्डेड ओरल ऑर्डर ऑफ किंग होता था। रिकॉर्डेड ओरल ऑर्डर ऑफ किंग को क्या बुलाया जाता था? रायसनी बुलाया जाता था। एक होता था कर्णिकम, कर्णिकम अकाउंटेंट को बुलाया जाता था। अकाउंटेंट को क्या बुलाया जाता था? कर्णिकम बुलाया जाता था। 3 टर्म्स देखने को मिलते थे, कडमल, इराई और वराई। कडमल, इराई और वराई जो हैं वो टैक्सेस के काइंड्स हुआ करते थे, अलग अलग टाइप के टैक्सेस हुआ करते थे। एक टर्म देखने को मिलता था अथावने। अथावने जो है वो लैंड रेवेन्यू डिपार्टमेंट को बुलाया जाता था। अथावने किसको बुलाया जाता था? लैंड रेवेन्यू डिपार्टमेंट को बुलाया जाता था। एक महानायक चर हुआ करता था।
ये जो महानायकचर है, ही एक्टेड एज लिंक बिटवीन किंग्स एंड विलेजेस, विलेजेस और राजा के बीच में लिंक के तौर पे काम करता था महानायकचर। एक पडी कबल हुआ करता था। पडी कबल बेसिकली सेलिंग ऑफ पोलिसिंग राइट्स हुआ करता था। जो पोलिसिंग राइट्स हुआ करते थे उनको सेल करना क्या कहलाता था? पडिकल कहलाता था। और एक तलारा हुआ करता था। तलारा किसको बुलाया जाता था? वॉचमैन को बुलाया जाता था। देखो, इनको रटने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन हाँ बेसिक तौर पे याद रखना, ताकि कभी कभार कोई पूछ ले जाए तो आपको पता होना चाहिए। खासकर कडमल है, इराई है, वराई है, ये काइंड्स ऑफ टैक्सेस हुआ करते थे। प्रधानी प्राइम मिनिस्टर को बुलाया जाता था। रायसनी जो है वो रिकॉर्डेड ओरल ऑर्डर हुआ करता था किंग का। कर्निकम जो है अकाउंटेंट को बुलाया जाता था। और अथावनी जो है वो लैंड रेवेन्यू डिपार्टमेंट को बुलाया जाता था। और इसके साथ ये जो विजयनगर किंगडम है इसकी बातचीत खत्म हो गई। आज की बातचीत हम यहीं पे ख़त्म कर रहे हैं। बहामनी सल्तनत के बारे में और पढ़ना है इस चैप्टर में। यहाँ तक कोई डाउट हो तो कमेंट करके पूछ लेना। थैंक यू वेरी मच।